बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारा छठा लेक्चर है जी बर्ड्स के ऊपर। ये जो इससे पहले हमने 5 लेक्चर जो हैं बर्ड्स के ऊपर पढ़े और यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, जो 2-3 टॉपिक हैं इस लेक्चर के अंदर। वो एक पहला तो है जी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली जो एक नई एडवांसमेंट है, नई एवोल्यूशन है बर्ड्स के अंदर, वो है जी कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। यानी कि दोनों एट्रिया जो आरिकल्स हैं, एट्रियम्स हैं, वो दोनों सेपरेट हैं। और दोनों वेंट्रिकल भी दोनों सेपरेट हैं। यानी कि आप पीछे हम एम्फीबिया के अंदर पढ़े थे, जो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल के अंदर पढ़ के आए थे, उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट था। यानी कि जो वेंट्रिकल था वो एक ही था, आरिकल 2 थे, जो एट्रियम 2 थे। ठीक है, तो एट्रिया 2 थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक सेपरेशन बन गई है। और इस तरीके से 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल जो है वो बन गए हैं इसके अंदर। ठीक है, और इस तरीके से इसके अंदर दोनों सिस्टम, जो पल्मोनरी सिस्टम जो है वो सर्किट है वो अलग से सिस्टम है, और जो दूसरा सिस्टमिक सर्किट है वो अलग से है। यानी कि पल्मोनरी सर्किट ये है कि जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाता है साफ होने के लिए, और साफ होकर फिर वापस हार्ट में आते हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल, एक सर्किट चलता है। दूसरा सर्किट ये है सिस्टमिक, यानी कि ब्लड जो है वो बॉडी से हार्ट में आता है, और हार्ट के अंदर जो है वो साफ होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यूज की तरफ जाता है। ये दूसरा सर्किट है। ठीक है। अच्छा, इसके अब एडवांसमेंट क्या है, इसका ये फायदे क्या है, यानी कि कंप्लीट, यानी कि 2 वेंट्रिकल बनने के या कंप्लीट सेपरेशन होने के पीछे जो है वो क्या फायदे क्या है। तो उसके अंदर जो पहला फायदा है, वेरी फर्स्ट, वो ये है जी कि इससे जो है कि हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो है वो हम मिक्स नहीं होता। हमने पीछे मैंने बताया था कि उसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन था, साइनस वेनुसिस, जिसके थ्रू थोड़ी बहुत जो है वो उनकी स्ट्रीम्स अलग अलग मूव करती थी, मगर थोड़ी बहुत मिक्सिंग फिर भी हो जाती थी। तो यहाँ पे ब्लड की बिल्कुल अब मिक्सिंग नहीं हो रही, यानी कि ऑक्सीजनेटेड, हाईली ऑक्सीजनेटेड और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। ठीक है। अब इसके बाद आ गए साइनस वेन्यूसिस। ये साइनस वेन्यूसिस वो सेपरेशन थी, यानी कि जो कि उनको अलग करती थी। यहाँ पे अब ये जैसे जैसे जो है हार्ट के अंदर सेपरेशन आती जा रही है, एवोल्यूशन के साथ साथ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये साइनस वेन्यूसिस आस्ता आस्ता ये खत्म होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक पैच ऑफ पीस मेकर टिश्यू के तौर पे राइट एट्रियम के अंदर रह गया। बाकी ऐसा चीज का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब वेंट्रिकल के अंदर एक पूरी सेपरेशन बन गई है, जिससे अलग से जो है वो रास्ते हैं, अलग से उनके वे हैं। अच्छा, अब आगे के साइज की बात कर लें तो इसका साइज जो है, बर्ड का जो हार्ट का साइज होता है वो कंपैरेटिवली दूसरे कह लें कि टेट्रापोड की निस्बत इसका जो हार्ट का साइज इसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली समवट बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जो तकरीबन जो इसका हार्ट का वजन होता है वो तकरीबन 2.4% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि टोटल बॉडी वेट का तकरीबन 2.4% जो वेट होता है वो हार्ट ने कवर किया होता है। और ये इसकी जो वेरिएशंस है वो भी ज्यादा है। यानी कि जो हार्ट बीट की मूवमेंट है, यानी कि जो पर मिनट्स नंबर ऑफ बीट्स हैं वो ज्यादा है। जैसे हमिंग बर्ड की कहने तो इसका जो है वो हार्ट जो है वो 1 मिनट में, पर मिनट जो है 1000 बीट से भी ज्यादा है। यानी कि उसकी हार्ट रेट जो है वो 1 मिनट में 1000 से भी ज्यादा ये हमिंग बर्ड के अंदर है, ये अंडर स्ट्रेस कंडीशन। मगर जब अगर स्ट्रेस कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में, तो फिर काम होती है। आमतौर पर जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके अंदर हार्ट बीट रेट क्या है, जैसे ऑस्ट्रिच, ये जो बड़े बर्ड हैं उनका तकरीबन हार्ट कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, और उनका हार्ट स्लो, जो हार्ट बीट रेट्स जो हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है, तो इसके तकरीबन ऑस्ट्रिच के अंदर आपने देखा ये काफी बड़ा सारा होता है, ये बंदे के कद से भी ऊंचा होता है। ठीक है, इसकी कद तो ऑलमोस्ट एक 5-6 फुट का होता है, मगर इसकी गर्दन लगा लें तो ऊपर और 8-9 फुट का हो जाता है। तो इसकी हार्ट बीट तकरीबन जो है ये 38 से लेके 176 बीट तक होती है। यानी कि जब ये दौड़ता है, भागता है, तो फिर इसकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। जब अगर वो खड़ा है, बैठा है, जैसे ये बिल्कुल सुकून रेस्ट पोजीशन में, तो फिर इसकी जो है वो ये 38 तक आ जाती है। ये कम है, यानी कि वेरिएशन है। इंसानों के अंदर आप देखें तो वेरिएशन नहीं है इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अच्छा, अब ये जो सारा काम है हम पढ़ रहे हैं कि हार्ट, एक बड़ा हार्ट भी है, रेपर्ड हार्ट रेट भी है, यानी कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स
पर मिनट्स ज्यादा हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तीनों अडेप्टेशन क्यों है? ठीक है, ये हम तीनों अडेप्टेशन पढ़ के आए कि बर्ड के अंदर पिछले टेट्रापोड जो हम पीछे पढ़ के आए उनकी निस्बत ये ज्यादा है, यानी कि रेप्टाइल और एम्फीबियन की निस्बत ज्यादा है। तो ज्यादा क्यों है, क्यों कि ज्यादा है, क्यों कि इन्होंने लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है वो देने हैं, यानी कि ज्यादा सप्लाई करना है। अच्छा, सप्लाई क्यों करना है? एक तो एंडोथर्मी के लिए, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन्हें जो है ये चाहिए। आप पीछे पढ़ के आए कि जो इनका बॉडी टेम्परेचर था वो बिहेवियरल अडेप्टेशन में रेप्टाइल में एम्फीबियन में मेंटेन करने थे। दूसरा है इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि इसने फ्लाइट करनी है, उड़ना है, उड़ने की वजह से इसे बहुत ज्यादा एटीपी एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए तो इसका डेफिनेटली मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा है। ये हार्ट और इसके लिए इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं, ये मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी इसके अंदर मैंने दो अभी आपको बताऊं कि इसके अंदर दो सर्किट हैं, यानी कि टू सर्किट फोर चैम्बर हार्ट है, टू सर्किट फोर चैम्बर हार्ट। तो ये टू सर्किट का क्या मतलब? फोर चैम्बर का तो हमें समझ आ गया कि चार खाने हैं दिल के अंदर, टू आरिकल टू वेंट्रिकल। और मगर ये टू सर्किट क्या है? पहला सर्किट ये है कि पल्मोनरी सर्किट होता है, जैसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के, ठीक है, लंग्स को जाता है और लंग से वापस हार्ट को आता है, हार्ट से लंग को रहता है, लंग से हार्ट को आता है, इस तरीके से एक सर्किट चलता रहता है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना खून के अंदर, खून में से, और ऑक्सीजन को ऐड करना ब्लड के अंदर, ये काम है। तो दूसरा ये है, इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्किट, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है कि इसके अंदर जो है ब्लड जो है वो टिश्यू से, ब्लड से हार्ट में आता है, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से आगे वो लंग्स को भेज जाता है, तो इस तरीके से हार्ट में आता है, हार्ट से फिर जो बॉडी टिश्यूज की तरफ जाता है, ठीक है, जितने भी हमारे सेल टिश्यूज हैं उनकी तरफ जाते हैं। और इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को एक एक सेल में से वापस लेके आना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि डेंजरस है, जहाँ कुछ स्टोर नहीं कर सकते, उसको वापस लेके आना। और फिर यह है कि इसी खून ने बॉडी टिश्यू की तरफ जब दोबारा जाना है तो फिर ऑक्सीजन भी लेके जानी है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स भी लेके जानी है, ये काम है। तो ये दो सर्किट्स होते हैं, पल्मोनरी सर्किट यानी कि लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, ठीक है। दूसरा जो है ये सिस्टमिक सर्किट, यानी कि पूरी बॉडी से इकट्ठा होके इकट्ठा होके दिल में आना, हार्ट में आना, और हार्ट से फिर पूरे जिस्म को जाना, सर्किट में जाना, सिस्टम के अंदर जाना, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये देखें जी, फोर चैम्बर हार्ट है, ये इसकी क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ये राइट आरिकल, ये लेफ्ट आरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल आप देखें ये ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे इसके मसल ज्यादा हैं, इसके बड़ा होने का, क्योंकि इसने पंप करना है जोर के साथ, ठीक है, कि ये जो है एओर्टा के अंदर जाए, पूरे बॉडी के अंदर जाए, क्योंकि ये बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और इसी ने कंट्रैक्ट करना होता है ज्यादा, सेम टाइम पे इसने कंट्रैक्ट राइट वेंट्रिकल ने करना है तो ब्लड करीबी लंग्स तक जाए, इसने कंट्रैक्ट करना है तो पूरी बॉडी में जाना चाहिए, पाँव के नाखूनों तक जाएगा, ठीक है। तो वो तभी जाएगा जब ये वाला पार्ट ज्यादा मस्कुलर जो है वो होगा। ये भी तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये मैंने आपको पहले भी तस्वीर दिखाई है, हर एक जो चैप्टर हमने पीछे पढ़ के आए कि ये देखें जी, ये एवोल्यूशन है, कंपैरेटिव एवोल्यूशन है, वन सर्किट टू चैम्बर, फिर टू सर्किट थ्री चैम्बर, फ्रॉग के अंदर, फिर टर्टल के अंदर आप देखें, लिजर्ड के अंदर टू चैम्बर, टू सर्किट फाइव चैम्बर हार्ट है, क्रोकोडाइल में। अब ये भी, ये दोनों जो हैं वो आप देखें ये लिजर्ड है, और यहाँ पे आके वेंट्रिकल दो चैम्बर में डिवाइड होता है, और यहाँ से फिर जो है ये क्रोकोडाइल के अंदर टू चैम्बर जो है ये टू आरिकल टू वेंट्रिकल बन जाती है, ठीक है। इसमें अभी बने हैं मगर इतने कोई वेल डेवलप नहीं है, अभी वेंट्रिकल एक ही है, थोड़ी सी अभी तक जो है वो मिक्सिंग मौजूद है, ठीक है। और आगे बर्ड्स में आ जाए तो ये देखें कंप्लीटली वेल डेवलप किस्म के टू सर्किट फोर चैम्बर हार्ट बन गए, और यही ऐसे ही मैमल्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है एवोल्यूशन, कंपैरेटिव एवोल्यूशन दिखाई गई। ये हमारा पहला सिस्टम था। अब हमारा दूसरा सिस्टम आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये गैसियस एक्सचेंज इनके अंदर कैसे होता है बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स के सबसे पहले हम बात करें कि इसके
रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल नीयर लर्निंग, यानी कि इसके नथनी जिसके थ्रू इसने सांस लेना है, और वो सांस जो है हवा जो है वो नथनों से एंटर होकर नेजल पैसेजेस में, नेजल पैसेजेस क्या है, और फिर आगे फेरिंक्स में, फेरिंक्स से आगे ट्रेकिया में, ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आगे पैराब्रोंकाई, पैराब्रोंकाई से आगे जो ब्रोंकाई की आगे कैपिलरीज है। तो ये ऐसे सिस्टम है पूरा, इसके अंदर ये चीजें जो हैं वो पार्ट हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, वॉइस बॉक्स, या सायरिंग्स। सायरिंग्स ये एक स्पेशल वॉइस बॉक्स होता है जो बर्ड्स के अंदर मौजूद होता है, और ये बिल्कुल ट्रेकिया, जहाँ पे ट्रेकिया दो हिस्सों में, ब्रोंकाई जिन पे दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, उस पॉइंट के ऊपर ये सायरिंग्स है। ठीक है, और इसका काम जो है आवाज पैदा करना है। ये जो बर्ड जो है चिल्लाते हैं, चिरपिंग करते हैं, चिरपिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ तरह की आवाजें निकालते हैं, वो यही जो हैं वो सायरेंक्स के निकालता है। तो इसके अंदर कई सारी चीजें, यानी कि सायरेंक्स, ब्रोंकाई और प्लस ट्रेकिया मिल के ये साउंड या वोकलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये बर्ड्स के अंदर एक कुछ चीजें एडिशनल हैं जो कि दूसरे आगे टेट्रापोड के अंदर नहीं नजर आएंगी। एक तो एयर सैक्स, यानी कि पहले लंग्स हैं, फिर लंग्स के अलावा भी एयर सैक हैं, एब्डोमिनल एयर सैक भी हैं, थोरेसिक एयर सैक, यानी कि पिछले हिस्से में भी एयर सैक्स हैं, उनको हम पोस्टीरियर एयर सैक या एब्डोमिनल सैक्स कहते हैं, एयर सैक्स कहते हैं, यानी कि थैलियां हैं, बड़ी बड़ी थैलियां। और ये थैलियां जो हैं आगे थोरेसिक रीजन में, यानी कि ऊपर वाले रीजन में, जहाँ पे ये हार्ट वगैरह ये दूसरे जो है, तो इस तरीके से ये एयर सैक पूरे बॉडी में फैली होती है, यानी कि लंग्स से निकलने के बाद ये लंग्स के साथ भी अटैच होती हैं, और आप कह सकते हैं कि ये भी ब्रोंकाई के साथ भी अटैच होते हैं, और ये तकरीबन पूरे बॉडी के अंदर ये एयर सैक्स फैले होते हैं। और एयर सैक्स प्लस जो है कि ये कुछ बोन्स के अंदर भी, इवन कि जो स्केलेटल सिस्टम की बोन्स है उसके अंदर भी कई सारे एयर सैक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला चीज इसके अंदर आती है वो लंग्स, और लंग ये मैंने कहा कि एयर सैक और ब्रोंकाई दोनों जो है लंग से जुड़े होते हैं। इसके बाद एक और एडिशनल चीजें आती हैं जो कि हमारे लंग, लंग के बाद आपने पढ़ा था जो हैं, जो आपने पढ़ा था अल्वियो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और अल्वियोलाई, ये फाइनल यूनिट। तो मगर यहाँ पे अल्वियोलाई मौजूद नहीं है इनके अंदर, बल्कि यहाँ पे क्या है कि पैरा ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई की आगे मजीद छोटी छोटी सब डिवीजन होकर नालियां बनती हैं, छोटी छोटी नालियां, और एक नाली के अंदर मजीद बेशुमार छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। वो अभी मैं आपको तस्वीर में भी दिखाता हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी, ये है, ये लंग्स हैं, ये रेड कलर के अंदर आपको लंग्स नजर आ रहा है बर्ड का, और ये देखें आपको पूरे बॉडी के अंदर ये फैली हुए बड़े बड़े एयर सैक्स मौजूद। ये पिछले जो पिछली तरफ मौजूद हैं इनको पोस्टीरियर एयर सैक, जो अगली तरफ उसके जो फेफड़ों की तरफ जो है वो फेफड़ों से अगली की तरफ मौजूद है, उसको हम इंटीरियर एयर सैक। और ये जो है इसके अंदर देखें, ये एक एक नालियां जो हैं जो आगे जाती हैं, ये ट्रेकिया, ये जो आपको नाली नजर है ट्रेकिया, ट्रेकिया के डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाती है दो, यानी कि दो, फिर आगे मजीद डिवाइड होके ये देखें हर एक ब्रोंकास, एक नाली जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होके इस तरीके से मजीद छोटी छोटी नालियां बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरा ब्रोंकाई। ठीक है, अब एक पैरा ब्रोंकाई को देखें तो इसके अंदर लाखों हजारों मजीद छोटी छोटी कैपिलरी मौजूद हैं, ये आपको नजर आ रही है, ये एक पैराब्रोंकस है। ठीक है, इस पैराब्रोंकस को देखें तो इसके अंदर आपको हजारों छोटी छोटी जो है एयर कैपिलरीज नजर आती हैं, और एयर कैपिलरीज के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होती हैं इंटीरियर सर्कल और इंटीरियर सरफेस के दरमियान। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब आपको इसको पूरा सिस्टम नजर आ रहा है कि ये इनहेलेशन हो रही है, यानी कि हवा अंदर आ रही है और इसके थ्रू हवा बाहर जा रही है। अच्छा, आपने इंसानों के अंदर या आपने देखा है कि एक ही दफा हमारे जैसे बॉडी के अंदर है कि एक ही दफा हमारे बॉडी में हवा आती है और एक ही दफा निकलती है, और एक ही दफा आती है एक ही दफा निकल जाती है। इससे डेड एयर जो जब वापस जा रही होती है वो डेड एयर होती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है। जो आ रही होती है वो जो फ्रेश एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो ये एक्सहेल और इनहेल, एक्सहेल इनहेल एक ही सर्किट में पूरा हो जाता है। मगर यहाँ पे इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सिस्टम तो डिफरेंट कैसी है कि ये एक सर्किट में पूरा नहीं होता बल्कि दो सर्किट में होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें ये नहीं है कि एक आधे सर्किट में इनको ऑक्सीजन मिलेगी, आधे सर्किट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जैसे हमारी बॉडी को, लंग्स को। इनके बॉडी को ऑलमोस्ट हर वक्त, चाहे वो इनहेल कर रहा हो, एक्सहेल कर रहा हो, और वो दो सर्किट के अंदर जो है वो
ऑक्सीजन पूरी जो है इनको कह लें कि इनहेल और एक्सहेल होता है, यानी कि उसके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये देखेंगे सामने आपको बर्ड के ये सनेयर नजर आते हैं, ये चोंच के बेसल पार्ट के ऊपर, जहाँ से ये सर के साथ चोंच जुड़ी होती है, उस पार्ट के ऊपर आपको ये एक्सटर्नल नेयर्स, या इसको हम नथनी कह सकते हैं कि ये पूरे होते हैं। ये आगे जो है इसमें इसके जो पैराब्रोंकाई दिखाई गई है, ठीक है। इस पैराब्रोंकाई के अंदर आगे लाखों हजारों बेशुमार छोटे छोटे कैपिलरीज हैं। ये देखें जी, ये साइरेंक्स पार्ट है, ये जो हमने अभी आप बात की कि ये जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड होता है ना, यहाँ देखें ये ट्रेकिया डिवाइड होकर दो ब्रोंकाई बनाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई का ये जो इनिशियल पार्ट है, यहाँ पे इसको कहते हैं साइरेंक्स, यानी कि ये ब्रोंकाई, साइरेंक्स और ट्रेकिया मिल के साउंड प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। और ये देखें आपको लंग्स के साथ साथ एयर सैक नजर आ रहे हैं, या इधर देखें आपको ट्रेकिया, ट्रेकिया ये एयर सैक्स, और एयर सैक ये ब्रोंकाई है। ये देखें मजीद ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर सब जो पैरा ब्रोंकाई बनाते हैं, और इस पैरा एक एक पैरा ब्रोंकाई के आगे आगे लाखों हजारों जो हैं, जो क्या लें कि जो क्या लें कि एयर कैपिलरीज हैं। तो ये सिस्टम पाया जाता है बर्ड में। जबकि इंसानों में ये देखें ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से आगे ये छोटी छोटी थैलियां जिनको हम अल्वियोलाई कहते हैं, ये जो पाया जाते हैं ये इंसानों में है, ये देखें बर्ड्स के अंदर। और इसको मजीद देखें तो ये देखें जी कि अब हवा, इसके अंदर रेस्पिरेशन होती कैसे है। यानी कि पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो जो कह लें कि जो पैराब्रोंकस के थ्रू या ट्रेकिया के थ्रू जो है पोस्टीरियर एयर सैक्स में आती है। पोस्टीरियर एयर सैक से उस वक्त जो ऑलरेडी हवा मौजूद होती है वो आगे चली जाती है यहाँ पे पैराब्रोंकाई पे, ठीक है। जो फिर ये इसका पहला सर्किट है, या मैं आगे आपको तस्वीर में दिखा दूँ, ये देखें जी, ये थोड़ा सा सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम कैसे है ये मैं पहले बता दूं कि ये काजेज ऑफ एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ये तो ये इसके अंदर एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, यानी कि हवा जब अंदर जाती है और एक्सपायरेशन जब हवा बाहर निकलती है, तो इसके पीछे कौन कौन सी चीजें एक्सपायरेशन है। तो इसका जो है जो अल्टीमेटली जो इसका क्या लें जो थोरैक्स का अल्टरनेट एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, यानी कि इसका वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। तो ये इस तरीके से हवा जब ज्यादा होता है तो हवा अंदर आती है, जब कम होता है तो हवा बाहर एक्सहेल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो स्टर्नम है, निचली साइड की जो ये छाती की हड्डी है, जो हील, इसकी मूवमेंट भी, और इसकी प्लस जो रिब्स हैं, पोस्टीरियर रिब्स हैं, ये भी थोरैसिक्स जो कैविटी है उसको ऐसे प्रेस करती हैं। जिस तरीके से हमारा डायफ्राम और हमारी रिब्स हमारे लंग्स को प्रेस करती हैं ना, तो हवा बाहर जाती है, जब रिलैक्स करती हैं तो हवा अंदर रहती है। बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम इसके अंदर भी मौजूद है। अच्छा, अब इन जो है ये इसके अंदर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है क्या, कैसे होता है, ये मैं आपको तस्वीर से दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, आपको पहली तस्वीर नजर आ रही होगी। पहली तस्वीर में क्या होता है कि इंस्पायरेशन सर्कल वन, साइकिल वन, इसके अंदर क्या होता है कि हवा सीधी जो है वो ट्रेकिया से अब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर आती है। क्या आती है? डोमिनल एयर सैक के अंदर आती है। और दूसरे स्टेप में एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो हवा इसके अंदर आई होती है, ये अब पैराब्रोंकाई पे आ जाती है। ये देखें ना, लंग्स विद पैराब्रोंकाई, तो ये पैराब्रोंकाई पे आती है। तीसरे स्टेप में यही हवा जो पैराब्रोंकाई के अंदर है, ये जो कह लें कि थोरैसिक्स जो एयर सैक या इंटीरियर एयर सैक्स मौजूद हैं उसके अंदर आती है। और चौथे स्टेप में ये यानी कि साइकिल 2 की एक्सपायरेशन के अंदर जो है वो ये बाहर निकल जाती है। यानी कि अब इसके अंदर दो सर्कल हैं, पहला सर्कल साइकिल 1 और ये साइकिल 2, यानी कि दो सर्किट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बाहर भी निकलती है, दो में ही आती है। मगर अल्टीमेटली जो हवा एक दफा एंटर होती है वो दो सर्कल में से गुजरने के बाद फिर अंदर जो बाहर निकलती है, यानी कि फाइनली जो है बॉडी से बाहर निकलती है। तो इसका जो है इससे क्या होता है कि इसकी वजह से डेड एयर जो है वो लंग्स के अंदर बहुत कम जमा होती है। यानी कि दूसरे जो वर्टिब्रेट्स की हम बात कर लें, उनके अंदर जो है वो डेड एयर, यानी कि एक दफा जो हवा यूज हो जाती है वो सारी डेड एयर हो जाती है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। मगर इसमें सारी की सारी ऑक्सीजन एक ही दफा डेड नहीं होती, आधी डेड होती है, आधी नहीं होती। तो इस तरीके से इसे इसकी बॉडी को हर वक्त यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही होती है। यानी कि एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के कुछ पार्ट में भी इनको ऐसा नहीं है जिसके अंदर इनको ऑक्सीजन ना मिल रही हो, ठीक है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है। जब मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है
तो इनको यानी कि डेफिनेटली उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए हार्ट बीट भी इसका ज़्यादा रेट है, इसका जो है वो कह लें कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी है, प्लस डेड एयर कम से कम जमा होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये इसकी ऑक्सीजन कंजप्शन रेट भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन कंजप्शन रेट इसलिए ज़्यादा है कि ये इसमें इसका जो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसे वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसे कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें इसे हर वक्त ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जो है जो इसको जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। जबकि दूसरे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर सिंपल बैक एंड फोर्थ साइकिल है, यानी कि वो आती है निकलती, एक ही सर्कल में, दो सर्कल नहीं है इसके अंदर, टू सर्कल में, जैसे मैंने अभी आपको तस्वीर में दिखाए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये देखें, ये उसने सादा करके सिंपल वे में मैंने तस्वीर निकाली है। ये देखें कि पहले इनहेल में क्या होता है, पहले सर्कल के इनहेल में कि ऑक्सीजन सीधी जी है पोस्टीरियर एयर सैक में आती है, फिर पोस्टीरियर दूसरे पहले ही इनहेल के अंदर, साइकिल वन के इनहेल के अंदर ये पैराब्रोंकाई पे चली जाती है, फिर पैराब्रोंकाई से दूसरे इनहेल के अंदर जो है ये इंटीरियर एयर सैक में आ जाती है, और दूसरे एक्सहेल के अंदर ये जो है इंटीरियर एयर सैक से ये बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से चार जो है स्टेप के अंदर ये ऑक्सीजन जो है इस तरीके से ये कह लें कि ये हर वक्त ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब अच्छा, इसका थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफरेंस जैसे दूसरे टेट्रापोड के साथ, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल के साथ, यानी कि दूसरी जो क्लासेस हैं जो कि टेट्रापोड के अंदर आती हैं, तो इसके अंदर देखें कि ऑक्सीजन जो है हाई मेटाबॉलिक रेट है और हाई ऑक्सीजन कंजप्शन है। और यहाँ पे इतना मेटाबॉलिक रेट तेज भी नहीं है और ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसके अंदर वन वे फ्लो ऑफ गैसेज है, यानी कि वेंटिलेशन जो है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन नहीं होती, बल्कि जो है वो जो कंटिन्यूस वेंटिलेशन हो रही होती है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है रेस्पिरेशन सर्कल जो है वो टेट्रापोड के अंदर सिंपल बैक एंड फोर्थ है, आता है निकलता है, आता है निकलता है, आता है निकलती है, यानी वो ऑक्सीजन आ रही है जा रही है, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, यानी कि साइकिल वन टू नहीं है। ठीक है, इसके अंदर पैराब्रोंकाई मौजूद होते हैं, इसके अंदर पैराब्रोंकाई जो टेट्रापोड के अंदर नहीं होते। ठीक है, अल्वियोलाई इनके अंदर नहीं होते, ये मैंने बताया। ये इनके अंदर जो दूसरे हैं जैसे मैमल्स वगैरह, इनके अंदर अल्वियोलाई भी, या दूसरे ये रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर मौजूद हैं। अब इसके अलावा हम बात कर लें कि बर्ड्स का यूनिक सिस्टम है जिसके अंदर एयर सैक, पैराब्रोंकाई और अल्वियोलर, ये जो कह लें कि कैपिलरीज हैं, एयर कैपिलरीज हैं, ये सिर्फ इसी के अंदर पाई जाती हैं। और इसके अलावा डेड एयर की मैंने कहा मकदार कम से कम जमा होती है दूसरों की निस्बत, यानी कि इनकी निस्बत कम है। जबकि ये आप दूसरे टेट्रापोड के देखे थे, इनके अंदर डेड एयर ज्यादा जमा होती है और एक ही वक्त में सारी एयर डेड एयर हो जाती है, उसको निकाल के फिर नमी आती है। ठीक है, मगर इसमें एक ही वक्त में सारी डेड नहीं होती, ऑलमोस्ट यानी कि हाफ होती है, हाफ नहीं होती। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ज्यादा एफिशिएंट है, दूसरे रेट के हाई मेटाबॉलिक रेट है, ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा है, और इसकी जो है ऑक्सीजन टेंशन कम से कम होती है हाई आल्टीट्यूड के ऊपर, यानी कि ये काफी बुलंदी के ऊपर भी ये आप देखें उड़ रहे होते हैं बुलंदी पे भी, और ये इनका एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। और जैसे जैसे बुलंदी पे जाए मैमल का जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं करता। जैसे कि आप देखें ना, ये माउंट एवरेस्ट या केटू पे या ऊंची जितनी भी पहाड़ियों उन पे जब इंसान जाते हैं तो साथ अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आल्टीट्यूड पे बुलंदी पे जाएं तो ऑक्सीजन टेंशन कम से कम होती जाती है और हमारा सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं करता। मगर इनका सिस्टम ये आप देखें बुलंदी पे वो टॉप पे जो है वो उड़ रहे होते हैं, तो ये इनका इतना सिस्टम जो है इस बुलंदी पे भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे आ जाए जी, तीसरी चीज है इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन, यानी कि अपना ये बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, अपने आप को कैसे जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं गर्मियों में सर्दियों में। तो उसके लिए जो आमतौर पर इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 38 से मोस्टली, जो ऑन एवरेज सारे बर्ड्स की बात करें तो इनका बॉडी टेम्परेचर 38 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। ठीक है। और ये जो है इसका लीथल टेम्परेचर, यानी कि लीथल लोअर टेम्परेचर, यानी कि 32 से नीचे हो तो ये डेंजरस हो सकता है बर्ड के लिए, और अक्सर बर्ड मार भी जाते हैं। या 47 प्लस हो जाए फिर भी वो कई सारे बर्ड मरते हैं गर्मी की वजह से, या वो गर्मी से बचने के, जैसे देखे ना पंजाब में गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो कई सारे कौवे और बर्ड जो हैं वो आप देखें छाँव में रहती हैं। ठीक है, उनका बिहेवियरली भी कंट्रोल करते हैं।
और प्लस या पानी में नहाते रहती हैं, उससे भी होता है कि ये अपने टेम्परेचर को 47 प्लस नहीं जाने, अगर ज्यादा जाए तो फिर वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अब ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखते हैं जहाँ पे ठंडे इलाकों में, यानी कि सर्द इलाकों में या ठंड के अंदर जब सर्दी हो तो कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसके कई सारे तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका है फ्लास्टिंग फीटर्स, कि अपने ये जब वो सर्दी होती है तो ये अपने परों को फड़फड़ाती हैं ताकि मेटाबॉलिक रेट हाई हो, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा ये गर्म रहे बॉडी इनका। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं कि इनका अपने बर्ड्स वैसे जोड़ लेते हैं, फ्लफी बर्ड्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, और ऐसे बिल्कुल कंपैक्ट होते हैं जिनके अंदर डेड एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। डेड एयर ट्रैप होने से क्या होता है, ये जो पेंगुइन्स वगैरह देखें वो भी बर्ड्स हैं, मगर वो ठंडे पानी में, फुल ठंडा पानी जहाँ पे बर्फ हो वहां पे रहती हैं, और उस बर्फ वाले पानी में चली भी जाती हैं नीचे ना, और नीचे डाइव करती हैं, वहाँ पानी में रहती हैं। तो वो उनके क्या होता है कि उनके जो फीदर के अंदर जो है वो डेड एयर ट्रैप होती है। डेड एयर ट्रैप होने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर से हीट लॉस कम से कम होता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीका ये है। ठीक है, यानी कि अपने फीचर्स के अंदर डेड एयर को ट्रैप करना, दूसरा अपने फरों को फड़फड़ाना ज्यादा से ज्यादा ताकि वो जो है वो जो कह लें कि इनका हीट लॉस कम से कम हो, मेटाबॉलिक रेट हाई रहे। दूसरा ये कि ये क्या करते हैं रात को जब सोते लगते हैं तो ये क्या करते हैं अपनी जो बिल होती है उसके परों के नीचे अपने फीचर्स के अंदर ऐसे घुसा लेते हैं, जैसे हम बगल में अपना हाथ घुसा लें, तो ये अपनी गर्दन को ऐसे बगल के अंदर अपने पैरों के नीचे छुपा देते हैं, जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक से जो हीट लॉस है, यानी कि मुंह के रास्ते जो हवा चेंज होनी है, ठंड अंदर जानी है और हीट बाहर जानी है, वो कम से कम हो जाती है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि काउंटर हीट एक्सचेंज, कि पहले तो इसके जो जो बाकी तो इसके जो सारे पार्ट हैं वो उनके अंदर फ्लैश भी हैं, मसल भी हैं, मगर जो इसके कह लें कि जो फीट्स हैं और फीट्स के ऊपर ये टार्स आई हैं, यानी कि आगे उसके जो पंजे हैं या कह लें कि उनके ऊपर स्केल्स हैं, इनमें एक तो ये दो इश्यूज हैं, इनकी वजह से टेम्परेचर इसका नीचे भी चला जाए इनके पाँव का, इनकी टांगों का, तो इतना मसला नहीं होता। एक तो ये होता है कि इनके अंदर फ्लैशी मसल्स नहीं होते, इनकी टांगों के अंदर हम पढ़ के आए थे पीछे सिर्फ टेंडन्स होते हैं, मसल्स नहीं होते। ठीक है, दूसरा वहां पे रिच ब्लड सप्लाई भी नहीं होती, यानी कि बहुत ज्यादा वेन्स भी नहीं होती। जब वेन्स भी नहीं है और इसलिए इसकी टांगे रात को बाहर भी रहे तो कोई मसला नहीं है, इसके वजह इनके टांगे छुपाने की जरूरत नहीं है। तो इसका टेम्परेचर नीचे भी चला जाए, फ्रीजिंग के करीब भी चला जाए तो इतना मसला नहीं है, मगर फिर भी टेंडन मौजूद हैं तो वहां से भी थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो सकती है। उस एनर्जी के लॉस को बचाने के लिए ये क्या करते हैं कि जो टांगों से जो थोड़ी बहुत जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड लेके ऊपर की तरफ जाती रहती है, ऊपर से वो जो गर्म ब्लड है वो कैपिलरीज नीचे की तरफ आती रहती है जो थोड़ी बहुत मौजूद है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो इसकी ठंडक लगने हैं जिसकी लेग्स को वो भी नहीं लगेंगी, तो इसलिए अल्टीमेटली वो जो हीट जो है वो यानी कि गर्म ब्लड की तरफ से यानी कि बॉडी की तरफ से वो हीट नीचे आती रहती है इसकी टांगों में, और नीचे से जो ठंड है ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। इस तरीके से क्या होता है कि ये काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कहते हैं, जिस तरह हीट एक्सचेंज होती रहती है इवन के बिल्कुल इसकी टांगें फ्रीज नहीं होती, मगर ये काफी हद तक लोअर टेम्परेचर को इसकी टांगें बॉडी की निस्बत मेंटेन कर सकते हैं। उनके अंदर फ्लैश मसल्स भी नहीं है कि जिसकी वजह से वो मसल जम जाएंगे, सेल किल हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। दूसरा, वहां पे ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा नहीं है। ब्लड सप्लाई को आपको पता है जितनी वेन ज्यादा होंगी उतनी उसकी टांगों से हीट लॉस ज्यादा होगा, तो वो हीट लॉस को कम से कम करने के लिए वहां पे ज्यादा कैपिलरीज हैं ही नहीं, ब्लड सप्लाई है ही नहीं। तीसरा ये है शिवरिंग, ये कांपते भी हैं ऐसे कांपने, कामने से क्या होता है कि आपको पता है कि हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो जो है वो ये इनका बॉडी टेम्परेचर राइज अप करते हैं। तीसरा, मेटाबॉलिज्म रेट को ये तेज भी कर लेते हैं सर्दियों में। ठीक है, कई सारे जो है कि जहाँ पे नॉर्मल थोड़ा यानी कि नॉर्मल खुराक से ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसका मेटाबॉलिक रेट को आपने तेज करना है तो फिर खुराक भी ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम देखें सर्दियों में हमें भूख ज्यादा लगती है, हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा इसलिए खा रहे हैं कि अगर हमें सर्दी कम से कम लगे, अगर थोड़ा खाएं तो आपको सर्दी ज्यादा लगेगी। क्यों? कि वो मेटाबॉलिक रेट जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम से कम होगी, तो आपको जो है सर्दी लगेगी। अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, पेट भर के खा लिया, ज्यादा फूड खाया, तो आप देखें आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, सर्दियों में भी आपको पसीने आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इनके अंदर भी है कि इनको फिर ये है कि जो फूड सप्लाई जो है हमारे जैसे मैदानी इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी नहीं पड़ती,
तो यहाँ पे परिंदे देखें सारा दिन खाते हैं और ज्यादा खाते हैं, सर्दियों में गर्मियों की निस्बत ज्यादा खाते हैं, और इससे मेटाबॉलिक रेट तेज होता है। कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फूड नहीं मिलता, तो फिर क्या कर लेते हैं कि बर्ड जो है अपने आप को टॉर्पेड कर लेते हैं। टॉर्पेड मीन स्लो डाउन कर लेते हैं, कहीं छुप के बैठे रहते हैं कि जहाँ पे सर्दी का असर ज्यादा ना हो वहां पे छुप के बैठे रहते हैं। उन छुप के बैठने से क्या होता है कि उसकी जब मूवमेंट कम से कम होती है तो बॉडी से हीट लॉस भी कम से कम होता है। मगर इन रातों में क्या होता है कि इनका टेम्परेचर बॉडी का बहुत कम गिर जाता है। जैसे यहाँ पे ये विपर पुअर विल्स, ये बर्ड्स का नाम है, इसका बॉडी टेम्परेचर जो है सर्द रातों में क्या होता है कि 40 डिग्री से 16 डिग्री तक आ जाते हैं, यानी कि कम हो जाता है। और इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेट है वो भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये तो अडेप्टेशन है, 6 अडेप्टेशन जो कि ठंडे इलाकों में या सर्दी से बचने के लिए। जो गर्मी से बचने के लिए क्या है अडेप्टेशन जो है कि ये पैंट है, यानी कि ये हाँफते हैं। जैसे आप देखें ना बागी गर्मियों में, तो आपको जो है वो एक तो पसीना भी आता है, फिर दूसरा मुंह से आप तेज से सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है वो बॉडी से निकल जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं पैंटिंग या इसको हम कहते हैं हाँफना। ठीक है, आप जो कहते हैं। इसके अलावा हम इसके ब्रेन की तरफ आ जाएं तो इसके ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं, तो इसका फोर ब्रेन जो है दूसरे रेप्टाइल की निस्बत, यानी कि रेप्टाइल की निस्बत इसका फोर ब्रेन बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है कि इसके जो ये देखिए ये सेरिब्रल जो पार्ट्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं, ये दोनों बड़े होते हैं। इसके अलावा कॉर्पस स्ट्री एटम भी होता है इसके अंदर जो है, ये फ्रंट या फोर ब्रेन के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पिनल बॉडी होती है। ये पिनल बॉडी जो है फोर ब्रेन के रूफ के तौर पे काम करती है, यानी कि उसके छत के तौर पे काम करती है। और इसका काम क्या होता है, ये जो पिनल बॉडी का ये ओवेरियन डेवलपमेंट, ओवेरियन यानी कि एग डेवलपमेंट जो इंसेक्ट की बॉडी, जिनकी बर्ड की बॉडी के अंदर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो फंक्शन लाइट और डार्क पीरियड से कंट्रोल होते हैं उनको भी ये रेगुलर करती है, ये पिनल बॉडी। ठीक है, इसके अलावा मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन के अंदर जो है ऑप्टिक टेक्टम होता है, यानी कि ये जो यानी कि ऑप्टिक टेक्टम यानी कि मिड ब्रेन के छत का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो है कॉर्पस भी एटम भी होता है, और इसका ज्यादातर काम होता है कि सेंसरी फंक्शन को रेगुलेट करना, इंटीग्रेट करना, यानी कि जो आंखों से इंफॉर्मेशन आ रही है, लेग्स के थ्रू आ रही है, स्किन के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको प्रोसेस करके उस हिसाब से बॉडी को बताना कि आपको ठंड लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, आपको ज्यादा लाइट पड़ रही है, आपको थोड़ी लाइट पड़ रही है। तो ये ज्यादातर जो है वो सेंसरी। इसके अलावा मिड ब्रेन जो है वो आंखों से जो इंफॉर्मेशन आती है देख के, क्योंकि ये आप इसकी नजर बहुत तेज होती है दूसरे टेट्रापोड की निस्बत, कि ये ऊंचाई से ही देख भी लेते हैं। और इसके अलावा कई सारे बर्ड ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर उसकी गहराई का भी अंदाजा लगाएं। जैसे फिश तैर रही है ना पानी के अंदर, तो ऊपर तैरते तैरते ही जो कई सारे बर्ड हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे चल के, जो शिकारी परिंदे हैं वो उसकी डेप्थ का भी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये परिंदा कितना डेप्थ में है। ठीक है, हम नहीं लगा सकते, मगर ये डेप्थ का भी अंदाजा लगा सकते हैं पानी के अंदर। हाइंड ब्रेन क्या है, ये ज्यादातर इसके अंदर सेरिबेलम और मेडुला कीटा होता है, और ये जो है मोटर एक्टिविटीज को, यानी कि मोटर एक्टिविटी के जो फंक्शन करवाने हैं, जो मसल से काम करवाना है, वो उन एक्टिविटी को, इसके अलावा हार्ट रेट और हार्ट को और रेस्पिरेटरी रेट्स को कंट्रोल करना है, कि हार्ट बीट कम करनी है, रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा करना है, ज्यादा करना है, हार्ट बीट स्लो है ज्यादा करनी। तो ये इसका काम है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो विजन्स की बात कर लें आगे, तो ये विजन जो है या सेंसरी सिस्टम की हम बात कर लें, ये सेंसरी ऑर्गन की बात कर लें, तो उसमें से पहली जो है विजन, तो विजन जो है ये ज्यादातर अपनी आईज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो आईज हैं जो विजन को हेल्प आउट करने के लिए, तो इसकी बिल्कुल आईज जो है इसके स्ट्रक्चर जो है दूसरे वर्टिब्रेट जैसा है, मगर इसकी आईज जो है वो दूसरे जो कह लें कि रेप्टाइल की निस्बत या दूसरे वर्टिब्रेट की निस्बत इसके बॉडी के साइज के हिसाब से इसकी आईज बड़ी होती है। ठीक है, आमतौर पे जो परिंदे हैं जो कि शिकारी नहीं है उनकी आईज जो है वो आगे से कह लें कि जो फ्लैटेंड होती हैं और इन इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर होती हैं। ठीक है, और जो आईज हैं जो शिकारी परिंदों की वो प्रोट्रूड हुई होती हैं, यानी कि आंखों से भी बाहर निकले होते हैं, जैसे डेले बाहर नहीं निकले होते, इस तरीके से शिकारी परिंदों के वो डेले समझ लें कि बाहर होते हैं, बल्जिंग कॉर्नियाज होते हैं उनके अंदर। बल्जिंग मीन कि बाहर की तरफ निकले होते हैं। अच्छा, अब ये है कि फोकसिंग मैकेनिज्म क्या है, तो इसके अंदर डबल क्या लें कि फोकसिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर जो बर्ड्स के अंदर।
ठीक है। तो इसके अंदर पैडल लाइक स्ट्रक्चर जिस तरीके से रेप्टाइल में थे जो कि लेंस को कंट्रोल करते थे, उसी तरह के पैडल लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर भी होते हैं। इसके अलावा इसके जो सिलरी मसल्स हैं वो कॉर्निया के कर्वेचर को, यानी कि कॉर्निया ने किस तरफ मुड़ना है, दाईं मुड़ना है बाईं मुड़ना है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो डबल फोकसिंग जो मैकेनिज्म है इसके अंदर, यानी कि डबल फोकसिंग मतलब कि दोनों आई से डिफरेंट देख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी यानी कि दो तरह की विजन होती है, यानी कि जो बाइनाकुलर और मानोनाकुलर। मानोनाकुलर का मतलब ये है कि ये जो है ये इसमें दोनों आंखों से अलग अलग देख रहा होता है। दाई आंख से दाई तरफ देख रहा होता है, बाई आंख से बाई तरफ देख रहा होता है, इसको कहते हैं मानोनाकुलर विजन जो है। और इससे क्या होता है कि इसका जो एरिया फोकसिंग है वो बढ़ जाता है। मगर कुछ जो शिकारी परिंदे हैं उनकी आंखें थोड़ा आगे होती हैं, आगे होने की वजह से वो दोनों आंखों के जो इमेज है ना वो आपस में ओवरलैप कर रही होती है, उसको कहते हैं बाइनाकुलर विजन जो है। जैसे हमारे अंदर जो है हमारी भी जो विजन है वो बाइनाकुलर विजन है। तो इस तरीके से इसने ये बताया कि ये ऑस्प्रे, ये जो शिकारी परिंदे हैं ना फिश को पकड़ने वाले, तो ये जो है एक ये उड़ भी रहे होते हैं पानी के अलावा, तो ये अपनी पोजीशन का भी इन्हें पता होता है, और इन्हें नीचे फिश जो उड़ रही है नीचे जो पानी में तैर रही है उसकी डेप्थ का भी पता होता है। ठीक है, यानी कितने जो है उसकी वजह से पहुंच में। ये ऑस्प्रे, ये देखें ये ईगल की तरह का या फाल्कोनी फॉर्मिस ऑर्डर के अंदर हम पढ़ के आए पीछे कि ये एक परिंदा है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये इसके काफी बड़े लंबे लंबे जो जैसे ईगल्स की या फाल्कन्स के होते हैं उसी तरह के इसके जो है वो विंग्स हैं। इसका हेड जो है वाइट हेड होता है और डार्क स्ट्रिप्स होती हैं इसकी आंखों के इसके। तो इसको जो है फिश हार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कह लें कि इसके जो आईज के अंदर राड एंड कोन दोनों होती हैं, यानी कि इसके रेटिना जो है वो आईज का रेटिना जो है बड़ा होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो इनकी आईज होती हैं जो शिकारी परिंदों की वो बल्जिंग होती हैं, यानी कि डेले बाहर निकले होंगे नाल। ठीक है। और वो उनके अंदर राड्स भी होते हैं और कोन्स भी होती हैं। राड्स और कोन दो तरह के जो हैं वो सेल्स मौजूद होते हैं। राड क्या करते हैं कि जब लाइट इंटेंसिटी कम हो, यानी कि रात के वक्त भी ये शिकार कर सकते हैं, और रात के वक्त जब लाइट कम होती है तो इन्हें भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा होता है। ठीक है, उस वक्त राड ज्यादा काम करते हैं, ये सेल होते हैं एक्चुअली। और इसके अलावा कौन जो है जब लाइट ज्यादा होती है दिन के वक्त तो ये कौन बड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव काम करती है। ठीक है, तो ये कौन क्या करती हैं कि ये जो है ये इसने कहा कि स्पेशली इसकी आईज के अंदर कौन ज्यादा होती है। ठीक है, और वो एक फोकल पॉइंट के ऊपर तकरीबन 10 लाख पर स्क्वायर मीटर मिलीमीटर के अंदर 10 लाख कौन मौजूद हैं, यानी कि 10 लाख सेल मौजूद हैं 1 मिलीमीटर, तो बहुत ही छोटा सा जो एरिया है इसको हम कहते हैं फोबिये फोबिया फोबिया कहते हैं। ठीक है, तो ये फोबिये जो हैं ये दो किस्म के फोबियज होते हैं आइस के अंदर। जो आमतौर पे ये जो कह लें कि जो शिकारी परिंदे नहीं हैं उनके अंदर तकरीबन एक तरह का फोबिया होता है। जो शिकारी परिंदे उनके अंदर दो तरह के फोबिया होते हैं। ठीक है, एक उसमें से ये जो कह लें कि जो कोन्स मौजूद होती हैं दो तरह के फोकसिंग पॉइंट बनाती हैं। जो सर्च फोबिया होती हैं, सर्च फोबिया यानी कि जो आप कह लें कि ये कोन जो इकट्ठी हुई होती हैं एक पॉइंट के ऊपर, ये जो है वन एट द सेंटर ऑफ द रेटिना, रेटिना पे होता है, इसको सर्च फोबिया कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो गिव द बर्थ अ वाइड एंगल फॉर मोनोनोकुलर विजन, यानी कि आप उस ज्यादा एरिया को देख सकते हैं, यानी कि राइट भी देख सकते हैं लेफ्ट भी देख सकते हैं। आप देखें ना जैसे इंसान है तो वो एक ही टाइम में लाइट और लेफ्ट नहीं देख सकता। हम जो है हमारी आंखें तकरीबन इकट्ठी मूव कर रही होती हैं। बाइनाकुलर विजन है जो, जिनका मोनोनोकुलर विजन है ना वो जो है वो उनका जो है वो अपने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो कबूतर की बात कर लें तो जो पिजन्स हैं वो आप उसके आगे से आए पीछे से आए राइट से आए लेफ्ट से आए वो आपको देख लें और वो उड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। दूसरे होते हैं परस्यूट ट्यूब फोबिया। ये पोस्टीरियर, ये इसको हम परस्यूट फोबिया कहते हैं कि ये जो है कि साथ साथ उड़ रहे हैं ना पानी के ऊपर, तो साथ साथ अगर नीचे पानी के अंदर फिश भी तैर रही है तो ये फिश की गहराई का अंदाजा लगा रहा होता है, उसके साथ साथ ऊपर उड़ भी रहा होता है। जैसे ही फिश थोड़ा सा पानी के ऊपर वाली तैर में आता है ये फौरी झपट्टा मार के उसे नीचे आके उसको पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए फिश हार्क भी कहते हैं। ये जो ऑस्प्रे के अंदर में अभी हम ऊपर बात करके हैं, ये जो ऊपर वाली तस्वीर में आपने देखा है ऑस्प्रे, ये वाला बर्ड। ठीक है, तो ये इसके अंदर बाइनाकुलर विजन होती है। ठीक है, और ये डेप्थ परसेप्शन भी कर सकते हैं। तो ये तो है अब दो तरह की जो है पोजीशन, ये आईज की हेड के ऊपर पोजीशन भी डिफरेंट करती है बर्ड की। ठीक है, आईज के ऊपर पोजीशन जो है वो डिफर करती है, यानी कि जो ऐसे बर्ड्स हैं जैसे जो हैं
विजन है, इसके अंदर 360 मानोलैक्युलर विजन होता है। 360 मतलब कि अपने इर्द साथ के इर्द गिर्द, चाहे राइट से आए, लेफ्ट से आए, सामने से आए, पीछे से आए, ये देख रहा होता है बर्ड आपको। ठीक है, यानी कि इसकी आंखें जो हैं वो आईज ऐसे पीछे ज्यादा होती हैं, यानी कि पीछे की तरफ आईज होती हैं। पीछे होने की वजह से इस तरफ वाली आईज इस तरफ देख रही है, यानी कि 180 के एंगल पे देख रही है। इस तरफ वाली आईज जो है वो लेफ्ट वाली, वो इस तरफ 180 के एंगल पे, 180 180 प्लस 360, यानी कि 360 मीन पूरे हर तरफ देख रहे हैं। और ये जो है, ये परिंदे जो हैं, क्योंकि इनका जो है वो जो फूड होता है वो कोई उड़ नहीं रहा होता, यानी कि जो आप देखें ये बर्ड्स वगैरह, ये जो पिजन वगैरह ना, दाने वगैरह खाने, तो दाने वगैरह तो मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए से डेफ्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसका जो है मानोलैक्युलर विजन ज्यादा अच्छा है, यानी कि ये चीजों को देख हर तरफ सकता है, मगर गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता ये इतना, इसकी यानी कि जो नैरो बाइनोकुलर विजन होती है, ये देखो नैरो बाइनोकुलर फील्ड कहते हैं। क्यों ये नैरो क्यों होते हैं? क्योंकि इसके जो फूड है वो कोई उसको परस्यू नहीं करना पड़ता, जो दाने पड़े हैं तो पड़े हैं, कहीं भी को मूव थोड़ी कर रहे हैं या उड़ तो थोड़ी रहे हैं कि उसको उसकी डेप्थ का अंदाजा लगाने के दाने उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, जबकि इसका जो फायदा है, इसका फायदा ये है कि इसका मानोनाकुलर जो विजन है वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से ये प्रीडेटर के अगेंस्ट हर वक्त अलर्ट रहता है, यानी कि आप सिर्फ इवन के खा रहा होता है उस वक्त भी ये इसे हर तरफ नजर आ रहा होता है। जब नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फौरी, जैसे ही कोई आ रहा हो शिकारी, वो आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, ये फौरी देख के उड़ जाते हैं परिंदे। ठीक है, ये मोस्टली जो परिंदे हैं जो हमारे इधर तैर रहे हैं वो इसी तरह के हैं, यानी कि उनकी मानोनाकुलर विजन अच्छी होती है, बाइनाकुलर विजन इतनी अच्छी नहीं होती। मगर जो शिकारी परिंदे होते हैं जो कि दूसरों को पकड़ के खाते हैं, इनको ज्यादातर खौफ नहीं होते, क्योंकि इनके इतने प्रीडेटर नहीं होते जो इनको मारने वाले हैं, किल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है आप कह लें कि मानोनाकुलर विजन इनका इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, मगर इनका बाइनाकुलर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि इसकी जो आंखें जो है वो ज्यादा पीछे नहीं होती बल्कि थोड़ा आगे होती हैं, आगे करके। आगे होने की वजह से क्या होता है कि जो एक आंख से देख रहे हैं, दूसरी आंख से देख रहे हैं, उन दोनों की फील्ड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैप कर रहे हैं तो वो दोनों आंखों से ऑलमोस्ट एक ही चीज देख रहे होते हैं। ठीक है, मगर इसकी वजह से ये डेप्थ परसेप्शन ज्यादा कर, ठीक है, डेप्थ परसेप्शन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसका माइनोकुलर विजन के हर तक जो है वो ज्यादा पीछे तक नहीं देख सकता। ठीक है, 360 व्यूज नहीं देख सकता, 360 व्यूज नहीं मिलता है इसको। तो इसके माइनोकुलर विजन जो है यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि ये माइनोकुलर विजन जिसके अंदर दोनों आईज से वो सेपरेटली देखता है, और इस तरीके से क्या होता है, ये बाइनोकुलर विजन से आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, मगर जो है डेप्थ परसेप्शन लिमिटेड होती है, यानी कि मोनोनोकुलर विजन के अंदर फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है मगर डेप्थ परसेप्शन लिमिटेड है, यानी कितना अच्छा नहीं देख सकते, जो आप गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। बाइनोकुलर विजन के अंदर क्या है कि ओवरलैपिंग फील्ड ऑफ व्यूज होते हैं, यानी कि दोनों आंखों से देख रहे होते हैं, वो दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों आंखों से एक ही चीज देख रहे हैं। ठीक है, मगर इसका जो डेप्थ परसेप्शन होती है ये अच्छी होती है। अब ये मैंने बताया कि मानोनोकुलर विजन किन के अंदर अच्छी होती है, जो आम परिंदे हैं जो शिकारी नहीं है। ठीक है, जो ग्रेन दाने घास वगैरह ये खाते हैं, जो शिकारी परिंदे हैं उनके अंदर बाइनोकुलर विजन अच्छा होता है। ठीक है, हमारे अंदर भी कौन सा विजन है, बाइनोकुलर विजन, ये आगे हम करके पढ़ेंगे। ये उसकी आईज, और ये जो है उसके वे दिखाए गए हैं, जैसे ये पॉइंट जहाँ पे कोन्स ज्यादा इकट्ठी होती हैं, जो मैंने कहा कि सर्च और परस्यूट। ये देखें जी, अब पिजन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये देखें, इसके सिर्फ ये हेड के पीछे थोड़ा बहुत इसे नजर नहीं आ रहा, बाकी से सारा ये देखें, ये लेफ्ट आई से, राइट आई से और लेफ्ट आई से, यानी कि इसका बाइनोकुलर विजन बहुत थोड़ा है मगर मोनोनोकुलर विजन इसको बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से ऑल में देखें, ये भी एक शिकारी परिंदा है, इसका बाइनोकुलर विजन ज्यादा है, मोनोनोकुलर विजन कम है। और हमारा देखें, ये हमारा भी जो मोनोनोकुलर विजन कम है मगर बाइनोकुलर विजन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये डार्क ब्लू जो है बाइनोकुलर विजन है, लाइट ब्लू जो है मोनोनोकुलर विजन को कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती हैं, जैसे हम पीछे पढ़ के हैं रेप्टाइल के अंदर, तो ये निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती हैं इसकी आंखों के अंदर, ये इसकी ज्यादातर आंखों को सफाई करती हैं और इसकी आंखों को ये डस्ट वगैरह जो मिट्टी पड़ती है उसको बाहर निकालती रहती हैं, साफ करती रहती हैं।
जिससे क्या होता है कि इसकी आंखें साफ भी रहती हैं, क्लीन भी रहती हैं। तीसरी जो अगली जो सेंसरी फंक्शन है वो है जो ऑल्फैक्शन, यानी कि स्मेल। तो ये जो स्मेल जो कह लें कि इसके थ्रू भी ये जो है कुछ परिंदों के अंदर स्मेल की सेंस जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। जैसे ये जो वल्चर है ना, तो ये अगर जिस भी इलाके में आप भैंस मरी हुई फेंक के बाहर आ जाएं तो आप देखेंगे फौरी वहां पे वल्चर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ वल्चर कम हो गए, पहले पंजाब में बहुत ज्यादा वल्चर होते थे, अब कम हो गए। कम क्यों हुए कि यहाँ पे हम एक इंजेक्शन लगाते हैं उसको अ, जानवरों को ना, भैंसों को गायों को दूध देने के लिए ना, दूध यानी को उतारने के लिए कि वो दूध ज्यादा दें, तो उसके लिए हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का टीका। उस ऑक्सीटोसिन के जो असरात जो है वो गोश्त में रहते हैं, और गोश्त की वजह से जब वल्चर इनको खाते थे तो वल्चर बहुत ज्यादा मर गए हैं। अब हमारे पंजाब में बहुत कम है ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, मगर ये जब हमें याद है कि हम छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा वल्चर होते थे। किसी भी आप इलाके में ये फेंका है या जानवर फेंका, गांव से बाहर लोग फेंक आते थे ना जानवर, तो ये 2 दिनों में उसको चट कर जाते थे जानवर को, यानी कि वो जो मरे हुए जानवर को खत्म कर देते थे, सिर्फ हड्डियां बच जाती थी। ठीक है, ये जो वल्चर हैं। इसके अलावा टर्की है, टर्की वो बड़ा सारा परिंदा उसकी भी है। बाकी दूसरे जो जो है इन्होंने क्योंकि काफी ऊंचाई को उड़ के जो है वो करना होता है, इसलिए इनकी जो कह लें कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इतनी वेल डेवलप नहीं होती, यानी कि सेंस की जो ऑल्फैक्शन की स्मेल की सेंस इतनी अच्छी नहीं है मोस्टली बर्ड के अंदर, सिवाय ये वल्चर और टर्की के। बाकी जो है जो है कह लें कि इसकी जो सेंस ऑफ विजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हम पढ़ के पीछे हैं कि सारे जितने भी टेट्रापोड की निस्बत इसकी विजन जो है वो ज्यादा अच्छी है, और ये काफी ऊंचाई से भी डेप्थ का भी अंदाजा लगा सकता है, अपने फील्ड ऑफ व्यू का भी अंदाजा कैसे नजर क्या आ रहा है। हियरिंग, हियरिंग की बात कर लें तो हियरिंग जो है इसके मैंने अभी आपको ईयर्स भी दिखाते हैं, जो इसके ईयर्स भी मौजूद हैं। ये देखें जी, इसके इस तरीके से इसकी साइडों के ऊपर, हेड की साइडों के ऊपर ये इसका ईयर मौजूद होता है। थ्री, ये देखें जी इसके अंदर सेमी सर्कुलर कनाल्स भी मौजूद हैं इसके ईयर्स के अंदर। ठीक है, और ये इसका एयर ड्रम है, ये अंदर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं कि ये एयर बोन्स हैं, सिंगल एयर बोन है, और फिर इसके बाद ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। और ये इसकी वजह से ये जो है इसके जो कह लें कि एक्सटर्नल ईयर के ऊपर छोटे छोटे ब्रीक डेलिकेट फीदर्स भी होते हैं, उनको हम आरिक्यूलर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये काफी अच्छी सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो बहुत अच्छी डेवलप किस्म की होती है। और ये इसका जो मिडल एयर और इनर एयर है ये ज्यादातर रेप्टाइल जैसे ही मिलता है। तो इसका जो सेंसरी जो सेंसिटिविटी है वो 100 मेगाहर्ट्ज से लेके 15,000 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है कह लें कि ह्यूमन ईयर की। हमारी कितनी है, 16 से लेके 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो है जो हमारा आज का लेक्चर है, तो यहाँ तक जो है आपका कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, फिर हम अगले लेक्चर में फिर जो है वो स्टार्ट करेंगे।